नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम बिहार के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र 137 की गहराई में उतरेंगे। मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेने या किसी नेता की आलोचना करने नहीं आया हूँ। एक रणनीतिकार और राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में मेरा ध्यान पूरी तरह से शासन के उन कठोर आंकड़ों पर केंद्रित है जो वास्तव में जमीन पर बदलाव लाते हैं। हम भावनाओं, नारों या व्यक्तियों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम उन व्यवस्थाओं पर प्रहार करेंगे जो चुनावी हार जीत को तय करती हैं। ये विश्लेषण पूरी तरह से गैर पक्षपाती है और इसका एकमात्र उद्देश्य जनहित और पारदर्शी डेटा को समझना है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा पर एक नज़र डालते हैं। हम कुल 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे मिट्टी की नब्ज से, जहां हम स्थानीय यथार्थ को समझेंगे। फिर हम 2025 के चुनावी नतीजों की चीर-फाड़ करेंगे। इसके बाद उन जनसांख्यिकीय दीवारों को देखेंगे जिन्हें पार करना किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिर हम स्थानीय समस्याओं, चतुर्मुख सिद्धांत और अंत में 2030 के लिए एक सुव्यवस्थित रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। चलिए अध्याय 1 से शुरू करते हैं। मिट्टी की नब्ज। देखिए, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ प्रतिशत और वोट शेयर में उलझकर रह जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर वोट के पीछे एक इंसान, उसकी आजीविका और उसका रोजमर्रा का संघर्ष छिपा होता है। मोहिउद्दीन नगर मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत है, लेकिन साथ ही एक गहरी अनिश्चितता भी है। राजनीति को इस अनिश्चितता को दूर करना चाहिए, न कि इसका फायदा उठाना चाहिए। जब हम मोहिउद्दीन नगर को भौगोलिक नजरिया से देखते हैं तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। ये पूरा क्षेत्र गंगा और गंडक नदियों की प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है। नदियां जीवन देती हैं, लेकिन यहां हर साल आने वाली मौसमी बाढ़ कृषि अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तबाह कर देती है। यह बाढ़ सिर्फ पानी का स्तर नहीं बढ़ाती, यह किसानों के लिए एक निरंतर और गहरा आर्थिक संकट पैदा करती है। फसलें बर्बाद होती हैं, कर्ज बढ़ता है और जब खेत में भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता तो हमारे युवाओं को आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। यह पलायन इस मिट्टी की असली ऊर्जा को सोख रहा है। अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं, 2025 के विधानसभा नतीजों का गणित। यहां हम किसी व्यक्ति विशेष के करिश्मे की बात नहीं करेंगे, हम उस संस्थागत गणित को डिकोड करेंगे जिसने ये परिणाम तय किया। 2025 के चुनाव में मोहिउद्दीन नगर में 70.33% का भारी और असामान्य मतदान दर्ज किया गया। राजनीतिक हलकों में आमतौर पर माना जाता है कि इतना अधिक मतदान हमेशा सत्ता के खिलाफ गुस्से का यानी एंटी इनकम्बेंसी का संकेत होता है, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोनों ही प्रमुख पक्षों ने अपने अपने कोर वोटरों को संतृप्त किया, यानी अपने हर समर्थक को बूथ तक पहुंचाने में पूरी ताकत लगा दी। इसके बावजूद एनडीए के व्यापक सामाजिक गठबंधन ने उन्हें 48.68% वोट दिलाए, जिससे 11,682 वोटों का एक बहुत ही निर्णायक अंतर पैदा हुआ। दूसरी ओर आरजेडी का वोट शेयर 42.31% पर आकर रुक गया। अगर आप 2020 के आंकड़े देखें तो तब भी एनडीए ने 15,114 वोटों से जीत दर्ज की थी। ये लगातार जीत किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि एक बेहद मजबूत संस्थागत और बूथ स्तरीय पकड़ को दर्शाती है। इस निरंतर जीत के अंतर को गहराई से समझने के लिए हमें चुनाव के तीसरे अध्याय यानी जनसांख्यिकी सीमाओं और दीवारों को समझना होगा। ये वो कठोर गणितीय सच्चाई है जिसे केवल चुनावी रैलियों की भीड़ या खोखले वादों से नहीं बदला जा सकता। इस चुनाव का सबसे कड़वा गणितीय सच इस स्लाइड में छिपा है। आरजेडी ने अपने कोर मुस्लिम और यादव आधार को पूरी तरह से लामबंद कर लिया, लेकिन फिर भी वे 42% की एक सीमा यानी सीलिंग पर आकर अटक गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके ठीक सामने लगभग 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और करीब 2 लाख कुशवाहा मतदाताओं की एक अभेद्य दीवार खड़ी थी। जब तक राजनीतिक रणनीतिकार इस ईबीसी दीवार को भेदने का वैज्ञानिक तरीका नहीं खोजते, तब तक विपक्ष के लिए बहुमत का आंकड़ा पार करना संरचनात्मक रूप से असंभव है। यही पैटर्न हमने लोकसभा चुनावों में भी देखा था, जिसने स्थानीय स्तर के सत्ता विरोधी गुस्से को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। विशुद्ध चुनावी और जनसांख्यिकीय गणित से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम उन जमीनी वास्तविकताओं और लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों की ओर मुड़ते हैं जो शासन की असल परीक्षा होती हैं। ये हीट मैप मोहिउद्दीन नगर की असली पीड़ा और शासन की विफलताओं का आईना है। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का गिरना महज एक पुल का ढहना नहीं है, ये बुनियादी ढांचे की उस विफलता का प्रतीक है जो पूरे इलाके के व्यापार और आर्थिक विकास को रोक देता है।
स्वास्थ्य संकट के आंकड़े तो और भी गंभीर हैं। यहाँ 5 साल से कम उम्र के 67% बच्चे एनीमिया का शिकार हैं और 70% गर्भवती महिलाएं भी खून की कमी से जूझ रही हैं। शिक्षा के मोर्चे पर जहां पुरुषों की साक्षरता 72% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल 59% पर रुकी हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक आर्थिक या स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये हमारे नागरिकों की बुनियादी गरिमा पर सीधा प्रहार है। भारत के संविधान के तहत सम्मान से जीने का अधिकार सर्वोपरि है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में शासन की जवाबदेही तय करने के लिए तथ्यों पर आधारित, सुविज्ञ और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्य से बड़े गठबंधन की राजनीति और वफादारी ने इन गंभीर स्थानीय मुद्दों को राजनीतिक विमर्श से पूरी तरह गायब कर दिया है। तो सवाल यह है कि इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। किसी भी राजनीतिक दल की ऑपरेशनल या रणनीतिक तैयारी का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए हम अपने इंटरनल फ्रेमवर्क चतुर्मुख सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ये चतुर्मुख सिद्धांत किसी भी राजनीतिक अभियान को 4 प्रमुख पैमानों पर मापता है: चुनावी, संगठनात्मक, विमर्श और संसाधन। अगर हम विपक्ष का विश्लेषण करें तो वे संसाधन के मोर्चे पर बेहद मजबूत हैं। उम्मीदवार की 12.3 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति अभियान को स्वतंत्र रूप से आर्थिक ताकत देती है, लेकिन उनका संगठनात्मक ढांचा उतना ही खोखला है। गैर यादव बहुल क्षेत्रों में बूथ स्तर की समितियों की भारी कमी है। इसके अलावा उम्मीदवार पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 और 467 के तहत जो लंबित मामले हैं, वे उनके अभियान के विमर्श और विश्वसनीयता को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर 2030 के चुनाव में इस कड़े गणितीय चक्रव्यूह को तोड़ना है तो पुरानी राजनीति काम नहीं आएगी। अब शासन के लिए एक स्पष्ट और डेटा संचालित योजना की आवश्यकता है। ये रहा हमारा निष्पक्ष रणनीतिक ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए 4 ठोस और क्रमिक चरणों की जरूरत है। पहला, अभियान संरचना का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण करना होगा। इसका मतलब है ABC समुदायों से कम 50 नए और ऊर्जावान युवा नेताओं की पहचान करना और उन्हें मंच देना। दूसरा, बुनियादी ढांचे की विफलता के कारण आक्रोशित मतदाताओं की बूथ स्तर पर विस्तृत मैपिंग करनी होगी। तीसरा, उम्मीदवार को 2030 के अभियान से पहले अपनी कानूनी चुनौतियों का आक्रामक रूप से शमन करना होगा ताकि एक स्वच्छ विमर्श स्थापित किया जा सके। और चौथा चरण सबसे अहम है, उम्मीदवार के संसाधनों का उपयोग करते हुए EBC बहुल इलाकों में निजी मेडिकल कैंप जैसी शैडो वेलफेयर पहल शुरू करनी होगी। जब सरकारी तंत्र विफल होता है तो ऐसी पहल सीधे तौर पर जनता का भरोसा जीतती हैं। जमीन के अलावा डिजिटल मोर्चे पर भी एक रणनीतिक असंतुलन यानी डिजिटल एसिमेट्री बनानी होगी। इसके लिए अति स्थानीय व्हाट्सएप बॉट्स की आवश्यकता है, जो सिर्फ भौगोलिक आधार पर नहीं बल्कि मतदाताओं की जाति और पेशे के आधार पर सूक्ष्मता से बटे हों। स्थानीय भाषा बोलने वाले माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का समर्थन लेना होगा, जो शासन की इन कमियों को हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा सकें। लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मूल्य को याद रखना होगा। भारत के DPDP यानी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे के तहत किसी भी प्रकार की डिजिटल या डेटा रणनीति में नागरिकों की निजता और उनकी स्पष्ट सहमति की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। नागरिकों का डेटा एक अमानत है, इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ होना चाहिए। इस संपूर्ण डेटा और रणनीतिक विश्लेषण का अंतिम और सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है: स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर पर निर्भर रहना पूरी तरह से छोड़ दें। 2025 में 70.33% के ऐतिहासिक और संतृप्त मतदान ने यह स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि मोहिउद्दीन नगर में निष्क्रिय लहरों से चुनाव जीतने का दौर खत्म हो चुका है। परिणाम अब भावनाओं से नहीं बल्कि पन्ना प्रमुख जैसी अति सूक्ष्म व्यवस्थाओं और गणितीय रूप से सटीक आक्रामक जमीनी अभियानों द्वारा तय होते हैं। आज का चुनाव डेटा इंजीनियरिंग और संस्थागत क्षमता का निर्दयी परीक्षण है। जब चुनावी नतीजे केवल कठोर डेटा, व्यवस्थाओं और जनांकीय दीवारों से तय होने लगें तो राजनीति को अपनी दिशा बदलनी ही होगी। व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना और उन्हें जवाबदेह बनाना ही हमारा परम कर्तव्य है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.